प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी भूगोल की किताब पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 3 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को हमने दो भागों में बांट लिया है। पहले भाग में हमने ग्लोब और अक्षांश के विषय में जान लिया था। आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम देशांतर एवं मानक समय आदि के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ के दूसरे भाग को पढ़ने से पहले हम एक बार अपने पिछले भाग में पढ़ी गई जानकारियों को दोहरा लेते हैं और ये देख लेते हैं कि भाग 1 में हमने किन किन बातों को जान लिया था। भाग 1 में हमने जाना था पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ कहलाता है। हमारी पृथ्वी गोलाकार है और ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी व मध्य में थोड़ी उभरी हुई है और पृथ्वी का इस प्रकार का वास्तविक आकार भू-आभ या जियोइड कहलाता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ग्लोब को हम बिल्कुल उसी प्रकार घुमा सकते हैं जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है, इसलिए ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप कहते हैं। पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण एक काल्पनिक रेखाजाल द्वारा किया जाता है और ये काल्पनिक रेखाजाल 2 प्रकार की रेखाओं से मिलकर के बनता है। पहली बेड़ी क्षैतिज रेखाएं जिन्हें अक्षांश कहते हैं और दूसरी खड़ी रेखाएं जिन्हें देशांतर कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में ही हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर इनकी लंबाई कम होती जाती है। अक्षांश रेखाएं पूरे वृत्त के रूप में होती हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है और ये अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। हमने ये भी जाना था कि भूमध्य रेखा कौन सी थी बच्चों? जी हाँ, 0 अंश अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा। कर्क रेखा यानी कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और मकर रेखा यानी 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमने अपने पिछले भाग में जान ली थी। आइए अब ये जान लें कि आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देशांतर रेखाएं, जैसा हमने आपको बताया, हमारा काल्पनिक रेखाजाल 2 प्रकार की रेखाओं से बना हुआ है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के विषय में हमने पिछले भाग में जान लिया था विस्तार से और अब देशांतर रेखाओं के बारे में आज इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे। प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कौन सी होती है, ये भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में देशांतर रेखाओं के द्वारा बांटा गया है। इसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इनके विषय में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देशांतर और समय आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, इसकी जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है और भारतीय मानक समय क्या होता है, इसके बारे में भी आज की कक्षा में हम जानेंगे। पूरे विश्व को किस प्रकार समय कटिबंधों में बांटा गया है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और तिथि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। देशांतर रेखाओं को आइए अब हम विस्तार से समझते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं के अलावा हमें कुछ अन्य जानकारी की भी आवश्यकता होती है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। अब अगर हमें इनकी सही स्थिति जाननी है तो हमें ये पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा से पूरब या पश्चिम में कितनी दूर हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली मानक रेखाओं को ही देशांतर रेखाएं कहते हैं।
इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को भी अंश में नापा जाता है, जैसे कि हमने अक्षांश में देखा था। और ये देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं, जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, ये जो रेखाएं आपको दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। और इन देशांतर रेखाओं की दूरी भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की तरफ जाने पर धीरे धीरे कम होती जाती है और ध्रुवों पर आकर ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं और इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु पर हम अगर पूरा वृत्त बनाएं और पूरा कोण देखें उसका, तो वो 360 अंश का कोण बन सकता है। इसी प्रकार यदि हम अपनी पृथ्वी या ग्लोब पर एक एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखाएं खींचें तो हम कुल 360 देशांतर रेखाएं बना सकते हैं। तो आइए इन देशांतर रेखाओं को हम स्वयं भी बनाकर देखते हैं। इसके लिए हमने ली है एक गेंद और ये हमारे पास एक स्केच पेन है। गेंद को आप सभी बच्चे खूब खेलते हैं, आप सभी के पास गेंद बहुत आराम से उपलब्ध है। इस गेंद को हम बिल्कुल सीधा इस प्रकार पकड़ लेंगे। हमने गेंद का प्रयोग आपको अक्षांश रेखाओं को बताने में भी किया था। उसी तरह से हम देशांतर रेखाओं को गेंद पर समझेंगे। एक गेंद गोलाकार है, इसलिए इसे हम पृथ्वी मान सकते हैं। अब इसे पृथ्वी मानकर हमने इसको बिल्कुल सीधा इस प्रकार पकड़ लिया है और इसका जो सबसे ऊपरी बिंदु है, इस पर हम एक बिंदु लगा लेते हैं और इसको हम उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं। अब इस उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल विपरीत नीचे की दिशा में दक्षिणी ध्रुव होगा, इसलिए यहाँ पर भी हम एक बिंदु लगा लेते हैं और इसको हम दक्षिणी ध्रुव मान लेते हैं। अब इन दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई हम इस प्रकार ये रेखा बना देते हैं। हम कई सारी रेखाएं बना लेंगे। इस प्रकार हम दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई रेखाएं बना रहे हैं। जो ये रेखाएं हम दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई बना रहे हैं, ये अर्धवृत्ताकार हैं और ध्रुवों पर जाकर मिल जा रही हैं और इनके बीच की दूरी धीरे धीरे ध्रुवों तक जाते जाते कम होती जा रही है। इसलिए ये हमारी देशांतर रेखाएं बन गई हैं। अब इन सारी जितनी भी देशांतर रेखाएं हमने बनाई थीं, ये सारी देशांतर रेखाएं लंबाई में एक बराबर होती हैं। इनमें कोई भी रेखा छोटी या बड़ी नहीं होती। इन देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होने के कारण कठिनाई ये आई कि इनको गिनना कहाँ से शुरू किया जाए और इसमें किस रेखा को हम पहली रेखा माने। इसके लिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 अंश देशांतर रेखा माना जाएगा। इसे हम प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। और क्योंकि ये ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, तो स्थान के नाम पर इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि ग्रीनविच रेखा 0 अंश देशांतर रेखा है और 0 अंश देशांतर रेखा के ठीक पीछे वाली रेखा 180 अंश देशांतर रेखा होगी, क्योंकि हम जानते हैं सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। तो 0 अंश देशांतर रेखा के बिल्कुल विपरीत पीछे वाली रेखा 180 अंश देशांतर होती है। यदि हम 0 रेखा से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए 180 अंश देशांतर तक जाएं, तो इसे हम 180 अंश पूर्वी देशांतर कहते हैं। और इसी प्रकार यदि हम 0 दिशा से चलते हुए पश्चिम दिशा में गति करते हुए 180 अंश देशांतर रेखा तक जाएं, तो इसे हम 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि 180 अंश पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 अंश देशांतर रेखा भी एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पूरी पृथ्वी पर एक वृत्त बनाती हैं और ये वृत्त दोनों ध्रुवों से होकर के जाता है। ये पूरा वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर आधे हिस्सों में बांट देता है। पूर्व की तरफ का आधा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है
और पश्चिम की तरफ का आधा गोला पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार जितने भी देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में बनी होती हैं उन्हें हम पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं और पश्चिमी गोलार्ध में बनी हुई देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। आइए इसे भी हम अपनी पृथ्वी पर बना करके समझते हैं। हमने इस पृथ्वी पर, जिस गेंद को हमने पृथ्वी माना था, और इस पृथ्वी पर हमने कुछ देशांतर रेखाएं बनाई हुई हैं। इसमें से एक देशांतर रेखा को हम अलग रंग से रंग देते हैं और इसे हम 0 अंश देशांतर रेखा मान लेते हैं। अब इस 0 अंश देशांतर रेखा को पूरा घुमाकर पुनः उसी बिंदु पर ले आते हैं। इस प्रकार 0 अंश देशांतर रेखा को पूरा गोल घुमाकर जब हम उसी बिंदु पर मिला देते हैं तो 0 अंश देशांतर के ठीक पीछे वाली रेखा 180 अंश देशांतर रेखा हो गई है। अब ये 0 अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर पृथ्वी पर पूरा एक वृत्त बना रही हैं, जो वृत्त दोनों ध्रुवों से होकर के जा रहा है और ये वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। पूर्व की तरफ का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की तरफ का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध। बच्चों, अब आपने इन सभी देशांतर रेखाओं को अच्छी तरह समझ लिया है। आइए अब हम ये देखते हैं कि ये देशांतर रेखाएं और समय आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। इस पूरी चर्चा में हमने ये जान लिया कि पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है और ये दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी व मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इस आकार के कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक साथ सूर्योदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर जब सूर्योदय होता है तो दूसरे स्थान पर दोपहर हो रही होती है, तो किसी तीसरे स्थान पर सूर्यास्त हो रहा होता है और किसी चौथी जगह पे रात हो रही होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कैसे हम ये मालूम करें कि सब जगह पर समय किस तरह से गणना की जाए। इसके लिए सूर्य को समय की गणना करने के लिए सबसे अच्छा साधन माना गया है। हमारे ऋषि मुनि भी सूर्य तथा उसके प्रकाश द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर समय की गणना करते थे। इसके अतिरिक्त चंद्रमा, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की गति के आधार पर भी समय का मापन किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन्हें समय निर्धारण के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश द्वारा बनने वाली परछाई दोपहर के समय सबसे छोटी होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई बनती है। तो किसी देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजे होते हैं और इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। जिस रेखा को हमने 0 अंश देशांतर माना था, यानी कि ग्रीनविच रेखा, वो उसे ही हमने प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर भी कहा जाता है। तो ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय को ग्रीनविच समय कहते हैं। ये ग्रीनविच रेखा के पूर्व के देशांतरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम के देशांतरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। आइए समझें कि ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। पूरा एक चक्कर लगाने का अर्थ है कि वह 360 अंश घूम जाती है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। तो अब बच्चों, ये 1 घंटे में कितना घूमेगी? जी हाँ, आप सबको भाग के सवाल तो आते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। 360 को यदि हम 24 से भाग कर दें तो हम ये निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना घूमेगी। इसको 360 को 24 से भाग करने पर हमारा आता है 15 अंश, यानी 1 घंटे में हमारी पृथ्वी
15 अंश देशांतर घूम जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि 15 अंश देशांतर घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट लगते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब हम ये भी जान सकते हैं कि 1 अंश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। एक बार पुनः हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। 60 को 15 से भाग करने पर हमारा उत्तर आता है 4 मिनट। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 अंश देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमारी पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और इसी के कारण सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। जिस समय प्रधान देशांतर रेखा पर सूर्य बिल्कुल सामने होगा, उस समय वहाँ पर 12 बजे होंगे। तो यह निश्चित है कि सूर्य पूर्व के देशांतरों को पार करके ही प्रधान देशांतर तक पहुँचा होगा। इसका अर्थ ये है कि पूर्व के देशांतरों पर पहले ही 12 बज चुके होंगे और उसके बाद ही सूर्य उन देशांतरों को पार करके प्रधान देशांतर तक पहुंचा होगा। इसी कारण पूर्व के देशांतरों पर समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है और पश्चिम की दिशा के लिए स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। पश्चिम के देशांतरों पर सूर्य प्रधान देशांतर को पार करके पहुंचेगा, या हम ये कह सकते हैं वहाँ पर 12 बाद में बजेगा। इसलिए पश्चिम के देशांतरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे चलता है। अच्छी तरह समझ में आया बच्चों? पूर्व के देशांतरों पर हमेशा ग्रीनविच समय से स्थानीय समय आगे होता है और पश्चिम के देशांतरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। बच्चों, इस प्रकार हमने समय को समझ लिया है। अब हमने ये जाना कि किसी एक देशांतर रेखा पर स्थानीय समय एक ही होता है, परंतु विभिन्न देशांतरों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय के इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हमारे भारत देश की सबसे पूर्वी सीमा और सबसे पश्चिमी सीमा पर जो देशांतर हैं, उनके बीच में लगभग 29 अंश का देशांतरीय विस्तार है। अब अगर इसकी हम समय में गणना करें तो इन दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। अब बच्चों, ये तो केवल अपने देश की बात है। सोचिए कि यदि हमें किसी ऐसी रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना हो जो कई देशांतरों को पार कर रही हो, तो कितनी कठिनाई आएगी। इसके लिए ये निश्चित किया गया कि प्रत्येक देश की एक मानक समय रेखा हो और उस मानक समय रेखा के स्थानीय समय को ही पूरे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा या मानक समय रेखा माना गया है। देखिए बच्चों, चित्र में ये मानक मध्याह्न, आपको इस भारत के मानचित्र में ये मानक मध्याह्न रेखा दिखाई दे रही है और इस मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को ही भारतीय मानक समय माना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। इसका अर्थ ये है कि जिस समय ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे, उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 हो रहे होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 अंश देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 अंश को पार करने में कितनी देर लगेगी? आप सभी ये स्वयं भी कर सकते हैं। 82.5 अंश को पार करने में उसे 82.5 गुणा 4 अर्थात 330 मिनट लगेंगे। इस 330 मिनट को यदि हम 60 से भाग करके घंटों में बदलें तो ये समय 5 घंटा 30 मिनट आता है और हम जानते हैं कि हमारा भारत देश पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अतः यहाँ पर मानक समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। इसलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। मानक समय के आधार पर
पूरे विश्व को समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 7.5 अंश देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। अब यदि इसको हम समय में गणना करें तो 7.5 अंश को 4 से गुणा करने पर 30 मिनट का समय आता है। इसलिए कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित कर सकता है। जैसे कि भारत और श्रीलंका में मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। इसी तरह पाकिस्तान में मानक समय 5 घंटा आगे रहता है और बांग्लादेश में 6 घंटा आगे रहता है। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होता है वहाँ पर कई मानक समय कटिबंध होते हैं। जैसे कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं तथा रूस में 11 मानक समय कटिबंध हैं, क्योंकि इन देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। आप भी कुछ और देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है, पता करिएगा कि वहाँ पर कितने मानक समय कटिबंध हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने समय के निर्धारण को समझ लिया है। आइए अब हम तिथि के निर्धारण को समझें। हम जानते हैं कि 0 अंश देशांतर रेखा के पीछे 180 अंश देशांतर रेखा होती है और ये 180 अंश देशांतर रेखा एक ही है, चाहे उसे हम पूर्व से देखें या पश्चिम दिशा से देखें। इस 180 अंश देशांतर रेखा के सहारे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इस मानचित्र में देखिए बच्चों, जहाँ कोई देश या भूखंड 180 अंश देशांतर रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है और इस रेखा को अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर पार करते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। आइए समझें कि ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, अतः हम प्रत्येक स्थान पर पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा से यात्रा करके पहुंच सकते हैं। 180 अंश पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है, इसलिए यदि हम 0 अंश देशांतर रेखा से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए 180 अंश देशांतर रेखा की तरफ जाएं तो 180 गुणे 4 अर्थात 720 मिनट का समय बढ़ जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे का समय बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि हम 0 अंश देशांतर रेखा से 180 अंश पश्चिमी देशांतर की तरफ जाएं तो इसी प्रकार 12 घंटे का समय कम हो जाता है। इसी कारण 180 अंश देशांतर रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि कोई जहाज जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहा है और वो इस 180 अंश देशांतर रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर जाने पर रविवार सायं 5 बजे माना जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई जहाज संयुक्त राज्य अमेरिका से रविवार सायं 5 बजे 180 अंश देशांतर रेखा को पार करता हुआ जापान की तरफ आता है तो दूसरी तरफ सोमवार सायं 5 बजे माना जाएगा। बच्चों, आशा है आपको ये सभी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आइए हम एक बार देख लेते हैं कि आज के भाग में हमने क्या क्या जाना है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से जाना। प्रधान देशांतर रेखा कौन सी होती है, ये भी हमने अपनी आज की कक्षा में जाना। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध किस प्रकार विभाजित किए गए हैं, ये भी हमने जान लिया है। देशांतर रेखाएं और समय आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ये भी हमने जाना। मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है और भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। समय कटिबंध 7.5 अंश देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध बांटे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी जाना। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
माना जाता है। आइए बच्चों, आज पढ़े गए पाठ के आधार पर हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं, एक, ग्रीनविच, बराबर, अंश और 180 अंश। आइए देखें इन्हें कहाँ कहाँ पे भरा जाएगा। पहला है, प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत खाली स्थान देशांतर रेखा होती है। कौन सी होती है बच्चों? आप सभी को याद होगा ना, 0 अंश देशांतर या प्रधान देशांतर के पीछे 180 अंश देशांतर रेखा होती है। तो यहाँ पर हम 180 अंश भरेंगे। दूसरा है, 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखाएं। जी हाँ बच्चों, ये तो एक ही रेखा है, इसलिए यहाँ पर हम एक शब्द भर देंगे। तीसरा है, अक्षांश एवं देशांतर का मापन खाली स्थान में किया जाता है। ये तो हमने पिछले भाग में भी जाना था कि अक्षांश और देशांतर का मापन अंश में किया जाता है। चौथा है, प्रधान देशांतर रेखा को खाली स्थान रेखा भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने जाना है प्रधान देशांतर रेखा को उसके स्थान के आधार पर ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। आखिरी है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई खाली स्थान होती है। हमने स्वयं बनाकर भी देखा था कि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर बराबर शब्द भरा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई देश नीचे लिखे कथनों में से सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। पहला है, यदि कोई देश या भूखंड 180 अंश देशांतर रेखा के दोनों ओर फैला है तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। ये कथन सही है, तो यहाँ हम सही लगाएंगे। भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। हाँ बच्चों, इसे हमने अपने मानचित्र पर भी देखा था, तो यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। ये भी कथन सत्य है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। चौथा है, प्रधान देशांतर रेखा सबसे लंबी देशांतर रेखा है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, सभी देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये कथन गलत है। पांचवा है, कनाडा में 8 मानक समय कटिबंध हैं। हमने आपको बताया था कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं, अतः ये कथन गलत है। बच्चों अब कुछ कार्य आप अपनी कॉपी पर भी करिएगा। ये सभी प्रश्न आपकी किताब में पेज नंबर 31 और 32 पर दिए गए हैं। इन्हें आप प्रश्नोत्तर के रूप में अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। और एक चित्र, पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को दिखाता हुआ आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइएगा। एक आपको हम प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं, उसे भी आप अवश्य करिएगा। गेंद पर या मिट्टी का गोला बनाकर उस पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तथा 0 अंश देशांतर रेखा, 180 अंश देशांतर रेखा और भारतीय मानक मध्याह्न रेखा बनाइएगा। बच्चों आज आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले भाग में एक नए पाठ के साथ हम आपसे जल्दी ही फिर मिलेंगे। ढेर सारा आशीर्वाद, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।